बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजर्फ, बरसात में तालाब तो हो जाते हैं कमजर्फ, बाहर कभी आपे से समंदर नहीं हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बात कौन समझाएगा? उनके उल्टे खोपड़ी में या उल्टे भेजे में ये बात कौन डालेगा कि जो बड़ा होता है वो विनम्र हो जाता है। संस्कृत का श्लोक है जिससे पता चलता है कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है उसकी डालियां स्वयं झुक जाती हैं। लेकिन अमेरिका एक दुष्ट राज्य है अपनी शुरुआत से ही, जहां चोरों डकैतों ने सबसे पहले वहां के मूल निवासियों को मारा, पीटा, भगाया, और आज भी अमेरिका का मूल चरित्र वही है। पूरी दुनिया से डकैती का, पूरी दुनिया से रंगदारी का। जिस रूसी तेल पर अमेरिका पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है, भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है, पता चला पुतिन साहब ने बताया कि भैया हमारा तो व्यापार 30% बढ़ा है अमेरिका के साथ। कमाल करते हो यार गोरे लोगों। मतलब अभी भी तुम अपनी उस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से अभी भी नहीं निकले हो कि भाई इन लोगों को पढ़ाने लिखाने का महान काम तुम्हारे खुदा मियाँ के प्यारे बेटे जीसस क्राइस्ट ने तुमको सौंपा है। भाई तुम्हारे पूर्वज जब छाल लपेट कर लौटते थे, जब घूम रहे थे, खाने के लिए उनको नहीं था, तब हम लोग बहुत आगे थे और तुमने हमें लूट लूट कर अपना खजाना भरा है। मैं कोई अतीतवादी नहीं हूं, न पुनरुत्थानवादी हूं, दशकों सोता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये ललमुहे गोरे जो हैं, इनके जैसा कॉलोनियलिस्ट, उपनिवेशवादी और इनके जैसी वाहियात मानसिकता वाली कौम बहुत कम होती है। और मैं सीधे कौम को लेके कह रहा हूं, आप इनका इतिहास देखिए। 35% जीडीपी वाले देश को इन्होंने 2% पर लाकर छोड़ दिया। 6 बड़े अकाल भारतवर्ष को झेलने पड़े, लेकिन आज अमेरिका जो कर रहा है वही कर रहा है। बहरहाल भूमिका बड़ी हो गई। ये पूरी भूमिका इसलिए थी कि भाई ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से ऐसा लगा कि भारतवर्ष अब डूब गया। राजनीतिक विरोधी दल एनडीए के तो थे ही, उसमें कई विश्लेषकों ने भी दावा किया, लेकिन हम आज एक विश्लेषक को ले आए हैं। इनसे आप सुपरिचित हैं, रुपेश पाठक जी। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत आभार और व्यालोकवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अब देखिए, आप लोग इनको एक इतिहास के अध्येता के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक परिचय देना भूल गया था क्योंकि उस समय उसका मौका नहीं था। रुपेश शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं और पैनी नजर रखते हैं, गहरा अध्ययन है इनका। तो मेरा सीधा सवाल आपसे, डेड इकोनॉमी तक कह दिया था ट्रंप ने, जिसको राहुल गांधी ने भी इंडोर्स किया मतलब उसकी तायीद की, उसको समर्थन दिया। लेकिन शेयर बाजार के नाते तो मुझे ये लग रहा है कि शेयर बाजार बता रहा है कि ट्रंप की धमकी खोखली थी, सारे आकलन हवाई थे और शेयर बाजार पूरी मजबूत है। यह दिखा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत है, उतनी ही बड़ी है, उतनी ही सुदृढ़ है। क्या सीन है मार्केट का और कैसे देख रहे हैं आप जैसे विश्लेषक इसको? आज जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी जो है, जो एक इंडेक्स है शेयर मार्केट का, वो 25,000 के ऊपर चला गया है। ये तब है जब लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार बेच रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं और लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं देश से। इसके बाद एक मजेदार बात यह है कि 31 दिन हो गए लगातार जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और ये बताता है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा उनके पास तमाम म्यूचुअल फंड निवेशकों, तमाम दूसरे जो भारतीय वो लोग जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे जिनका विश्वास है कि भविष्य में भारत या आज का भारत मजबूत है। जाहिर सी बात है, आप पैसा तो तभी मार्केट में लगा रहे होते हैं ना जब आपको इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे आपका विश्वास होता है, वरना तो आप 6-6.5% के ब्याज दर पे आप बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो ये बताता है कि भारतीय जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनको हम डीआईआई बोलते हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका इस देश की ग्रोथ स्टोरी पे कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। और इस बात को समझने के लिए एक दूसरा बात ये भी समझना पड़ेगा कि आप सोचिए कि ये एक ऐसी स्थिति है जब ट्रंप ने भारत में, पहले हम
लगभग 10% हम हमारे ऊपर टैरिफ था, जिससे बढ़ा के 25% किया गया और अब 25% की और बात की जा रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले फील्ड थे, उसमें मान लीजिए आईटी को तो हटा सकते हैं, क्योंकि आईटी एक सर्विस प्रोवाइडर फील्ड है, तो ये जो टैक्स लगेगा वो गुड्स पे लगेगा, तो आईटी इससे बच जाएगा। लेकिन आईटी पे दूसरा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे एचसीएल जैसी कंपनियां या इन्फोसिस जैसी कंपनियां, जिनका 60% से लेकर 40% तक का जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। तो जाहिर सी बात है, यूएस के संबंध अगर खराब हों तो इन कंपनियों पर भविष्य में असर पड़ सकता था। एक सामान्य तौर पे लग रहा था कि यूएस, जो कि भारत का बड़ा एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, फाइनेंशियल पार्टनर है, तो ऐसे में एक डर था कि कहीं भारतीय शेयर मार्केट धराशायी ना हो जाए। लेकिन भारतीय शेयर मार्केट को विदेशी निवेशकों के तमाम निकासी के बावजूद भी म्यूचुअल फंड्स ने भारतीय निवेशकों के मजबूत बाजुओं ने थाम लिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक बहुत मतलब सरप्राइजिंग घटना है कि पिछले लगातार महीनों, 2 महीना 2.5 महीने से लगातार बिकवाली के बावजूद भी हमने जो सबसे लो बनाया है, बॉटम बनाया, वो बॉटम बमुश्किल से 1400-1500 पॉइंट का ही बनाया, उससे भी कम, सॉरी, मतलब हाँ, अगर 25,600 के बाद हम 24,400 24,300 के आसपास पहुंचे, तो अगर ऐसे में देख लिया जाए तो 1400 पॉइंट की टोटल गिरावट है। इसका मतलब ये है कि भारतीय म्यूचुअल फंड, भारतीय निवेशक, भारतीय ग्रोथ स्टोरी में उनका विश्वास है, और तमाम लोग के बावजूद भी, जिसमें राहुल गांधी जैसे लोग, ट्रंप जैसे लोग, ये सब एक ही सुर में बोल रहे थे कि देश की इकोनॉमी तो डेड हो चुकी है, तमाम दिक्कतें हैं। देखिए, फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, कहां पड़ेगा? जैसे फार्मा का एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस में, चाहे अरबिंदो फार्मा हो, चाहे जो बड़ी कंपनी डॉक्टर रेड्डी हो, या और भी जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा जेनरिक मार्केट जो है वो यूएस है, और यूएस के साथ होने पे ये प्रॉब्लम तो आएगी। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री और दूसरे जो ऑटो पार्ट्स के की दिक्कतें हैं, वो सभी को चुनौतियां हैं। लेकिन भारत भी अपने हिसाब से नए मार्केट की तलाश कर रहा है, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, और उसके लिए वो अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है। इस पूरे के पूरे मार ने हमें ये भी सिखाया है कि किसी एक मार्केट पे हमें बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपके पास इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आए। तो मुझे लगता है कि 2 मेन पॉइंट है जिसे हमें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इस पे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रंप क्या बोलते हैं, इस पे फर्क नहीं पड़ता है, कोई पाकिस्तानी विश्लेषक क्या बोलता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, जो भारतीय एक जो चरमोत्कर्ष का जो एक अवधारणा है, जो एक सपना है, जिसमें हमको इंडिया फर्स्ट बनाना है, इंडिया को एक ताकतवर तौर पे देखना है, उसमें हर भारतीय की आस्था है, और हर भारतीय के लोक चेतना में वो देश के प्रति भरोसा है, और ये बात शेयर मार्केट ने कम से कम बता दिया है। एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है, हालांकि इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कैसे आप देखेंगे, शेयर बाजार की भाषा में कैसे देखेंगे, वो तो अलग अलग विद्वानों का काम है। मुझे ये लगता है दर्शकों श्रोताओं के एक जो बड़ा चंक है कि भारत का बाजार, घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि यही अगर उपभोग कर लेता है, तो इसलिए भी, चूंकि 2008 में जो वैश्विक मंदी पड़ी थी, उसका बड़ा शोर हमने सुना था, बड़ी छंटनी वटनी हुई थी भारत में भी, लेकिन अर्थव्यवस्था को वैसा कोई धक्का नहीं लगा था। उसके लिए भले ही उस समय के रोबोट प्रधानमंत्री और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को बहुत वाहवाही दी गई कि भाई इन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अभी तक 2 चीजें जो हैं कि इसका खुदरा बाजार बहुत बड़ा है, और इसके घरेलू उपभोक्ता जो हैं, और ये वही लोग इसको रेजिलियंस प्रदान करते हैं। सोने के प्रति प्रेम हो, अब इतना सोना है जितना विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर नहीं रख पा रही हैं, और उतना तो हमारे घरों में है। हमारे घरों की लक्ष्मियों उतना पहन के घूम रही हैं। केरल में कहां से लोग सोना ला रहे हैं, अंग विशेष में छुपा छुपा कर। मुद्दा एक और है रुपेश जी, शेयर बाजार की बात हम आपसे समझेंगे, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की निराशा राहुल गांधी फूंकने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था है कि आगे ही बढ़ी चली जा रही है। पिछले 11 वर्षों से तो इसके ध्वस्त होने की भविष्यवाणी की जा रही है। ट्रंप की बात वहां के लोग नहीं मान रहे हैं। ट्रंप ने
एप्पल वाले को कहा कि भैया यहाँ नहीं बनाना है, लेकिन एप्पल और इकाइयां खोल रहा है। एलन मस्क से झगड़ा हो गया है उनका, एलन मस्क ने 2 जगहों पर अपनी सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं टेस्ला की, 3 जगहों पर, और आज वो हो सकता है केवल कार बेचने आए, लेकिन जब वो यहाँ का बाजार देखेंगे कि भाई 40 लाख वाला सेगमेंट अलग है, 10 लाख वाला अलग है, तो शायद वो ऐसी तकनीक लाएं या जो भी। तो ट्रम्प क्या मतलब अपने ही देश में उनकी बात नहीं है, और जो वो टैरिफ लगा रहे हैं उससे तो अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा ना, वस्तुएं तो वहां महंगी होंगी, हमारे लोगों का तो जो निर्यात कर रहे हैं उनकी डिमांड कम होगी, ठीक बात समझ गए। लेकिन भाई अमेरिका में तो चीजें और महंगी होती चली जाएंगी ना, क्योंकि आप डिमांड कम करेंगे तो फिर सप्लाई कम होगी। तो ये तो जो विशेष सर्कल है, ट्रम्प कहीं वैसा तो नहीं कर बैठे कि उत्साह में उन्होंने एक बिल में हाथ दे दिया है और वो बिल सांप का निकल गया है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर बैठे हैं ट्रम्प? इसको जरा शेयर बाजार की भाषा में समझाइए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक जान तो फूकी दी है जीएसटी सुधारों के नाम पे, और उसके बाद जो मार्केट पे प्रभाव पड़ा है वो दिख रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हैं जो, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जहां तक ट्रंप की बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ट्रंप ने एक ऐसी गलती कर दी है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। लेकिन एक बात समझना होगा, क्या 50% अगर टैरिफ लगा दिया जाए तो क्या व्यापार संभव है? नहीं संभव है। देखिए, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। 50% के बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर होंगे जो हाथ खड़े कर देंगे। देखिए, धंधा धंधे की तरह से होता है, धंधे की कुछ शर्त होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि किसी भी चीज को कुछ भी कर दीजिए। 25% तक टैरिफ तो समझ में आता है, 50% टैरिफ के बाद सीधी सी बात है, भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं वो हाथ खड़े कर देंगे। अब इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इसका खमियाजा भुगतेंगे अमेरिकी सामान्य, जो अमेरिकन सिविलियन है, अमेरिका के नागरिक हैं। और दूसरा खमियाजा भुगतेंगे जो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगी। यूएस में भी जो तमाम इंडस्ट्री है उनकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी, और इसका खमियाजा यूएस भुगतेगा डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई शुरू तो हुई थी अहंकार पे, ये लड़ाई शुरू तो हुई थी कुछ दूसरे चीजों को लेके या कुछ दूसरे समीकरण को साधने के लिए, लेकिन इसमें और मजेदार बात यह है कि एसएनपी और जेफरीज जैसे जो बड़ी एजेंसी हैं, जिनकी साख बहुत बड़ी है, वो लगातार भारत को लेके पॉजिटिव हैं, भारत को लेके बहुत उनके जो वॉइस हैं वो बहुत लाउड है, और वो कह रहे हैं कि ये सही समय है खरीदने का, और अभी नहीं तो कभी नहीं। आप बिल्कुल डरिए मत, यूएस की एजेंसी बोल रही है कि आप खरीदिए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। और ये भारत में जो वैल्यूएशन है मार्केट में, जो जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे अभी चीजें मिल रही हैं, इक्विटी उपलब्ध है, वो वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय मार्केट ने पिछले 15 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है इस साल, उन अर्थों में अगर देखा जाए। पिछले 1.5-2 महीने में यूएस के टकराव के बाद भारतीय मार्केट गिरा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से अब मार्केट बहुत अच्छा हो चुका है। बीच में मैं मानता हूं कि भारत के तमाम जो शेयर, खासकर सरकारी शेयर, बहुत फूल गए थे। फूल गए का मतलब अनाप शनाप दाम हो गया था। और वैल्यूएशन बहुत बड़ी चीज है, मार्केट में भाव ही भगवान है कहा जाता है। आप सामान्य सा एक सिद्धांत होता है जो बनिया एक सामान्य हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग होता है कि सस्ते में चीजों को खरीदिए और महंगे में बेचिए। तो जाहिर सी बात है, अगर भाव आपको मिलेगा तो सब आके खरीदेंगे, कोई ट्रम्प रोक नहीं लगाने वाला है। अगर भारत में वैल्यूएशन ठीक है तो यही विदेशी निवेशक आएंगे, जिस भी भाव पे मिलेगा वो, अगर वैल्यूएशन ठीक है तो खरीद के लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने एक गलती की है, और उस गलती का परिणाम जाहिर सी बात है कि ये होगा कि वही विदेशी निवेशक जो कल छोड़ के गए थे, क्योंकि भारत में देखिए, इस पूरे स्थिति में अगर इसको पॉलिटिकल सेंस में समझा जाए तो भारत तन के खड़ा रहा है। भारत ने ट्रंप के दबाव में नहीं आया, भारत ने अपने नए संभावनाएं तलाशी। लगातार आप देख रहे हैं कि डोभाल साहब जो है लगातार यात्राएं कर रहे हैं, जयशंकर जो हैं वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, मोदी खुद भी जा रहे हैं, और चाइनीज अभी विदेश मंत्री भारत में थे। हम लगातार रशिया के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, अफ्रीका और यूरोप के मार्केट तलाश रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट तलाश रहे हैं। और इस पूरे मार्केट के तलाशने के दौरान आप ये समझिए, पिछले 5-7-8 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी है। दूसरा क्या है कि ऑटो इंडस्ट्री में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे खड़े हो गए। फार्मा में कमोबेश ऐसे ही है, आईटी में हम दिग्गज हैं। तो आईटी, फार्मा और ऑटो, 3 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हम दिग्गज हैं।
बांग्लादेश से टकराव के बाद गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर भी भारत सरकार बहुत दूसरी तरह से उसने अपने तमाम रास्ते खोले हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 4 5 सालों में आप गारमेंट्स के क्षेत्र में भी आप दिग्गज पोजीशन में होंगे, मतलब 1 1 2 3 टॉप पोजीशन में होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि, मैं 1 मिनट में बस अपनी बात खत्म करूंगा, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मरी हुई है, दबी हुई है, खोखली है, दम नहीं है, असल में उन सब लोगों को इलाज की जरूरत है, बहुत ठीक ठाक इलाज की जरूरत है, उसको किसी भी पागल खाने में भर्ती कराने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ताकतवर है, वरना 10वें स्थान पे मनमोहन सिंह, सो कॉल्ड शास्त्री मनमोहन सिंह ने 10वें स्थान पे भारत को दिया था हमें, आज 4थे स्थान पे आ गया देश। तो देखिए, कुछ बातें ऐसे हैं, हम CS जैसे लोग ये नैरेटिव गढ़ेंगे और उसी को लेकर हम अपनी राय बनाएंगे, तो फिर दुर्भाग्य देश का। चौथे स्थान पर तो हैं, और मोदी जी ने धमकी दे दी है कि 2 3 साल में तीसरे पर चले आएंगे। ये एक अलग समस्या है भाई, भारत द्रोहियों को तो समस्या ही समस्या है, बड़ी समस्या है। अब तीसरे स्थान पर चले जाएंगे, कल को कहेंगे कि भाई हम अब चाइना से बड़ी इकोनॉमी होंगे। समस्या ये है रुपेश जी, दर्शकों श्रोताओं, कि भारत की 1200 वर्षों की गुलामी ने और ये तथाकथित 79 वर्षों की आजादी ने हमें इतनी हीन भावना भरी है, इतनी हीन भावना भर दी है कि हम बड़े स्वप्न भी नहीं देखते। हम सागर माथा को चूमने का भी सपना नहीं देखते। हम कहते हैं कि चलो 3000 मीटर तक पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। मुझे चिदम्बरम का वो वक्तव्य याद है जब वो उदाहरण दे रहे थे कि भाई मैं अपने गांव जाऊंगा, 7.5 रुपए की सब्जी खरीदूंगा, अब बताओ वहां बिजली है, इंटरनेट। अरे बिजली नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप संसद में बैठ के क्या झक मार रहे हैं? लेकिन उनको मजाक उड़ाना था तो उन्होंने कहा क्या वहां बिजली आएगी, क्या वहां मशीन रहेगा, क्या वहां इंटरनेट रहेगा। आज आप देखिए, मुझे लगता है कि 2 रुपए तक का पेमेंट लोग UPI से कर रहे हैं। बिल्कुल, कई लोग कर रहे हैं, और उसमें अशिक्षित महिलाएं हैं जो अधिकतर गांव देहात की दुकानों पर बैठती हैं, सब लोग बैठते हैं। तो ये मसला ही नहीं है, मसला ये है कि हम अपनी हीन भावना से उभरें। और रुपेश जी, चूंकि ये विषय इतना है विशद कि हम आपसे चाहेंगे कि शेयर बाजार के नजरिए से हम सप्ताह में कम से कम 2 बार आपसे बातचीत करें। आप इस पूरे मसले को अगर कंक्लूड करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसको आप कंक्लूड करें 2 मिनट में, और उसके बाद हम इस वार्ता को यहीं खत्म करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिस तरह से हीन ग्रंथि के हम शिकार थे, और सिर्फ इतना बदलाव आया है पिछले जो खासकर जो मोदी जी के आने के बाद एक नया जो बदलाव पूरे देश में दिखा है, कि कम से कम एक हमने वो जो हीन ग्रंथि थी वो ठीक हुई है। और देखिए, भारत में लगातार ऐसे तमाम कॉरपोरेट्स और तमाम लोग हैं जो इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, इस देश के सामान्य किसान, सामान्य युवा, सभी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक लीडरशिप मिलना ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण रहा। और इसके अलावा जो है देश में तमाम ऐसे संस्थाएं, तमाम ऐसी इंडस्ट्री और तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मतलब मेरा मानना है कि भारत का अगले 5-10 सालों में भारत को रोक सके ये बहुत मुश्किल है। अगर तमाम किंतु परंतु के बावजूद भी भारतीय जो ग्रोथ स्टोरी है, जो भारतीय जो एक मेधा है, और हम कुछ दिन पहले ब्रेन ड्रेन की बात करते थे कि ढेर सारे लोग भारत से बाहर जा रहे हैं। वो ब्रेन ड्रेन जो है, ड्रेन जो था, वो आज एक्चुअली में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। पूरी दुनिया में आप खासकर अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका और यूरोप और अमेरिका तक में जो तमाम भारतीय अप्रवासी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत में बैठे हुए भी तमाम लोग, आप सोचिए कि आज भारत में जो तमाम स्टार्टअप कंपनियां, इवन जो फार्मा और ऑटो की जो तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं वो अद्भुत हैं। नए स्टार्टअप्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में सबसे शानदार, आपने यूपीआई की बात की, ऐसे ढेर सारे प्रयोग हैं। और यूपीआई तो खैर अपने आप में मतलब सैल्यूट करने वाली चीज है, जिसने पूरे देश का माथा जो है वो ऊपर उठाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार है सब कुछ। और मात्र ये है कि हमें ये बात समझना होगा कि जो एक खास तरह की हीन ग्रंथि है, और जो एक कुछ समय पहले मैं अपनी बात ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो मुंबई में जो कार्यक्रम हुआ जिसको लेके बड़ा विवाद भी हुआ, ओवैसी ने बड़ा उस पर कुछ लिखा था, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर काफी कुछ कहा था।
समझने की जरूरत होगी कि ये देश वो देश था जिसको कोलंबस से लेकर वास्को डी गामा तक सब खोजते हुए आए थे, पागलों की तरह खोज रहे थे। कुछ तो था जिसके पूरे की पूरी दुनिया साला के लिए जो है वो रास्ता जो है इंडिया का खोज रही है। तो पूरी दुनिया यूं ही नहीं खोज रही थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 33% का कंट्रीब्यूशन था भारत का। तो अभी तो भारत का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं उस हिसाब से, तो अभी हमें 33% तक जाना है, और 33% के 50 पे आधा दुनिया जो है वो भारत है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। और जी देखिए दर्शकों श्रोताओं, ये मैं लगातार आपसे कहता हूं कि मैं विशेषज्ञों को सुनना इसलिए पसंद करता हूं कि ये एक अलग लैंग्वेज होती है किसी भी सब्जेक्ट की, और वो लैंग्वेज जब तक आपको ना आए नहीं बोलना चाहिए, हर एक विषय पर नहीं लंतरानी करनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता नहीं होती है। बहरहाल जाते जाते सिर्फ एक बात की ये भी याद रखिएगा कि इस देश के घरेलू शत्रु इतने अधिक हैं कि अगर ये सभी कंट्रीब्यूट करते पूरे देश के निर्माण में या पूरे देश की प्रगति में, तो हमारा देश कहाँ होता है। अगर हमारा भ्रष्टाचार न्यूनतम हो जाता है, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्टाचार को आप खत्म नहीं कर सकते। जो भी ये कहता है वो या तो दिवा स्वप्न वाली बात कर रहा है या वो अव्यावहारिक है। आप खत्म नहीं कर सकते हैं, मानवीय स्वभाव है। आप वेश्यावृत्ति को खत्म नहीं कर सकते, आप शराबबंदी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। कुछ चीजें आपको नियंत्रित करनी होती हैं, उन पर बैन नहीं लगाना होता है। आप कामुक किताबों पर बैन लगाते हैं, आज इंटरनेट पर देखिए क्या क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन खैर वो एक अलग बहस है। मुख्य बात यह है कि हम अगर थोड़ा सा भी, जिस दिन इस देश का विपक्ष अभी जो पिछले 11 वर्षों से है, खास तौर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इसलिए भी वो हमारे रेस्पेक्ट के हकदार हैं, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं, वह पद सम्मान का हकदार है। लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री का विरोध भी करना है तो वह विरोध इतना रखना है कि वह देश का विरोध ना हो जाए। अगर आपको भाजपा का विरोध करना है तो उस सीमा को समझना होगा कि पार्टी का विरोध देश का विरोध ना हो जाए। फिलहाल इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सभी को छोड़कर जा रहा हूं। व्यालोक वाणी पर आपका स्नेह बरस रहा है, प्लीज उसे बरकरार रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। एक छोटे से विराम के बाद फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।